नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, वो भी तब जब आप रहें या ना रहें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ साथ में आपके स्पाउस, आपकी नॉमिनी को भी पता होनी चाहिए। यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों का मेरे एक बार निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस ऑर्गेनाइज़र के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली है क्या, ये वर्ल्ड बहुत ही अनसर्टेन है। यहाँ पे जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है, वो एक जगह पे होनी चाहिए जो कि आपकी परिवार को पता होनी चाहिए और वो उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। पर क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होता है बहुत ही वनरेबल होता है, इसलिए आपको इनको छुपा के भी रखना पड़ता है। तो सबसे और दूसरा है कि ऑल योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको एक जगह रखना है और आपकी जो फैमिली है आपके ना रहने पे किसी तरीके की दिक्कत में ना पड़े, इसलिए उनको सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। दूसरा कि आपने अपना पैसा कहाँ पार्क किया हुआ है, ये भी उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह से आपको अपनी पैसा इन्वेस्ट करना है, साथ साथ में उसका जो क्या क्या रिकॉर्ड आपको रखना है। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना है। नंबर एक, इक्विटी। इक्विटी का सीधा मतलब ये है कि आप ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं, उसी को इक्विटी मार्केट बोलते हैं। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है और डीमेट अकाउंट के थ्रू आप एनएससी और बीएससी में इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जैसा कि आपको पता होगा, ये भी मार्केट लिंक्ड प्लान होते हैं। इनमें एक एएमसी होती है और उसका फंड मैनेजर आपका पैसा अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से शेयर मार्केट्स या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। नेक्स्ट है एफडी या फिक्स्ड इनकम। तो ये जो होते हैं ये बॉन्ड्स होते हैं, जैसे किसान विकास पत्र या फिर किसी कंपनी के भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इन तरीके के इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी आपके मार्केट जो लिंक्ड प्लान होते हैं और इन प्लान्स को आपके जो है इस मार्केट में सीधा पैसा ना लगा के गोल्ड में, जैसे कमोडिटी होता है, और या फिर अन्य तरीके के प्रोडक्ट्स में पैसा लगता है। तो गोल्ड ईटीएफ का नाम आपने सुना होगा। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। आप सभी अपना इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। यहाँ इन्वेस्टमेंट को और एक्चुअली अपने रिस्क कवर को और जो आपके डेथ बेनिफिट्स वगैरह ये हैं, ये सबको अलग करके रखना चाहिए। इंश्योरेंस एक्चुअली आपका रिस्क कवर है, तो वहाँ पे भी आपका पैसा लगता है, पर उसको क्लेम करने के लिए जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो काफ़ी वनरेबल होती हैं। नेक्स्ट, लोन्स। आप लोन लेते भी हैं और लोन देते भी हैं। तो कई लोग ऑटो लोन, होम लोन, कार लोन, इस तरीके के कई लोन, एजुकेशन लोन्स वगैरह लेके रखते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स भी कमोडिटी, करेंसी या इक्विटी में मार्केट में ही, शेयर मार्केट्स में पैसा लगाया जाता है इसके थ्रू। तो डेरिवेटिव्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एनपीएस। जैसा कि आपको पता है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है और ये पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट होती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी जो 2001 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल पेंशन स्कीम्स की शुरुआत की है और ये स्कीम ही आप लोगों को पैसा लगाती है इसमें, और इनका भी कई तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है
और लास्ट में आपको 60-40 के रेशियो पे ये पेमेंट मिलता है। इसके अलावा जो 1 जनवरी 2004 से पहले के हैं उनको जीपीएफ में भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं। इसके अलावा पीपीएफ भी एक है जो कि जीपीएफ से ही मिलती जुलती स्कीम है, पर इसमें और जीपीएफ में थोड़ा सा अंतर होता है, बट गवर्नमेंट द्वारा दोनों ही गवर्न की जाती हैं और इन दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होता है। इसके अलावा भी कई स्कीम्स हैं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, एमआईएस जिसको कि मंथली इनकम स्कीम बोलते हैं, यूलिप्स वगैरह हैं, उनमें भी पैसा आप लोग लगाते हैं, तो उनकी भी डिटेल्स आपको रखनी है। अब आपको बताता हूँ कि सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट नो बाय योर फैमिली। कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके परिवार के आपकी फैमिली को, आपके स्पाउस को, आपके नॉमिनी को पता होना चाहिए। नंबर 1 है इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स। कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं जो होना चाहिए आपकी पत्नी को पता है, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। उसमें टैक्स कंसल्टेंट का नंबर होना चाहिए जो आपको टैक्स के बारे में बताता है, इंश्योरेंस एजेंट का, स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड एजेंट, एडवाइज़र, जो भी आपके जिसने भी है आपका कहाँ कहाँ पैसा लगाया है उनके सबके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और उनके रेजिडेंस एड्रेस एक जगह पे आप राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है पैन कार्ड की आपकी डिटेल आपकी होनी चाहिए कि आपके फादर्स का नाम उसमें क्या लिखा हुआ है, पैन कार्ड नंबर क्या है, और आपका जो ITR भरते हैं उसमें कई उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है। लॉगिन आईडी तो आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है, पर उसका पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर नाम आपका क्या लिखा है और उसमें कौन सा नंबर लिंक्ड है। पासपोर्ट की डिटेल, अगर आपके पास पासपोर्ट है उसकी भी फुल डिटेल होनी चाहिए कि पासपोर्ट किसने जारी किया है, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये सारे डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या था, वो कब तक वैलिड था, साथ में इसकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। राशन कार्ड के डिटेल्स भी आपको पता होने चाहिए कि राशन कार्ड नंबर, उस पर क्या एड्रेस लिखा हुआ है और कौन कौन उसमें इंक्लूड है। आपके इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड जिसको कि आप वोटर आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड की भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसमें मेन है कार्ड नंबर और डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट आपकी बैंक डिटेल्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें कि आपके पास जितने भी अकाउंट है उन सभी अकाउंट के नाम, ब्रांच का अकाउंट का नाम, अकाउंट का टाइप किस तरीके का है, सेविंग अकाउंट है या आपका अदर कोई है करंट अकाउंट है, इसी के साथ में उसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, सिंगल है, जॉइंट्स है और नॉमिनी उसमें कौन है, साथ में उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक्ड है। अब इसके बाद ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वो भी आपको एक जगह पे रखी होनी चाहिए जिसमें कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, किस बैंक का है और उसका CVV नंबर क्या है, वो किस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, कब तक वैलिड है और मोबाइल नंबर से किससे लिंक्ड है। ये सारा एक जगह लिखा होना चाहिए। अगर लॉकर भी आपके पास है तो लॉकर की डिटेल्स भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि किस बैंक में आपका लॉकर है, किस ब्रांच में है और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका लॉकर का कोड क्या है, लॉकर नंबर क्या है, उसका रेंट कितना जाता है और कब वो रिन्यू होगा, रिन्यू डेट भी आपको पता चाहिए, उसके नॉमिनी कौन है और कौन उसमें जुड़ा हुआ है। ये सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक जगह आप सब रखो। तो इसमें योर नॉमिनी नो वेयर यू कैप्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच आर मेंशन बिलो। इसमें आपकी परिवार को या आपकी नॉमिनी है उसको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके हैं और वो कहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक रिव्यू है। इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट पेपर, प्रॉपर्टी पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट आपने क्या क्या किए हैं, सेल्फ स्पाउस विल, अगर आपने कोई विल बना रखी, वसीयत कर रखी है, लॉकर की चाबी और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट पेपर हैं तो वो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें आपको क्या क्या ज़रूरी है। अगर डीमेट अकाउंट आपके पास है तो उसमें आपको अकाउंट होल्डर का नाम, डीमेट अकाउंट नंबर,
बैंक और डीपी का नंबर वो कैसे जॉइंट है या फिर सिंगल है, जिस बैंक से वो लिंक्ड है उसमें नॉमिनी कौन है, ये सारी डिटेल्स आपको एक जगह रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के मामले में आपको होल्डर का नाम, किसके नाम से स्कीम है, स्कीम का नाम, किस ब्रोकर ने खुलवाई है, इसके बाद ये डायरेक्ट जो है आप फिजिकल कराया, आपने डीमेट में ये म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, उसकी कस्टमर आईडी, उसका पासवर्ड और नॉमिनी का ऑप्शन है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड और डिवेंचर अगर आपने ले रखे हैं, तो अगर बॉन्ड आपने ले रखा है तो बॉन्ड के बारे में, डिवेंचर के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया, उसको आप देख के पता कर सकते हैं डिवेंचर क्या होते हैं। इनके सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में आप रखना चाहिए इनका, इसको किसने इशू किया है, उसका कूपन कोड क्या है, रेट क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। मैच्योरिटी कब होने वाली है इनकी, इसमें नॉमिनी कौन है। हाउस प्रॉपर्टी और लैंड प्रॉपर्टी की डिटेल्स अगर आपके पास है तो वो सारी डिटेल्स भी आपको एक जगह लिखनी चाहिए, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी का किसके नाम से है, उसमें कौन कौन उसमें शेयर को किसका किसका है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसमें नॉमिनी कौन है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई इंश्योरेंस वगैरह है या फिर बैंक में मॉर्गेज रखी हुई है, तो वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और ये सब आप अपने स्पाउस को बताइए। अब और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो अकाउंट्स हैं, जिसमें कि पेंशन अकाउंट है, उस पेंशन अकाउंट में किस ब्रांच में है और किस को उसका नाम क्या है बैंक का, उसका अकाउंट नंबर, उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, किस तरीके से, और आपको पीपीओ नंबर होता है जो वो भी आपका पता होना चाहिए। नॉमिनी उसमें कौन है और ड्यू कब वो उसमें जो लाइव सर्टिफिकेट है, जो जिंदा रहने का एक प्रमाण पत्र जाता है, वो किस डेट को दिया जाना है, वो चीज़ सब पता होनी चाहिए। इसके साथ में अगर आपने कोई एफडी रिकरिंग डिपॉजिट या किसी कंपनी में डिपॉजिट किया है तो उसकी डिटेल्स में आपके पास होल्डर का नाम, जो बैंक है उसका नाम, कंपनी का नाम, किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, साथ में ब्रांच कहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, डेट ऑफ मैच्योरिटी उसकी क्या है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है आपको, पे आउट उसमें आपको क्या होगा, अमाउंट और नॉमिनी, लोन है अगर उसके ऊपर, वो सारा आपको एक जगह पे लिख के रखना है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या पॉलिसी नंबर है, उसका कितना अमाउंट की पॉलिसी है, उसमें इंश्योरर कौन है, डेट उसकी मैच्योरिटी की क्या है, पॉलिसी के पेमेंट आपका किस तरीके से है, एनुअल करते हैं, मंथली करते हैं या वन टाइम पेमेंट है, साथ में उसमें नॉमिनी कौन है, अगर वो एजेंट के थ्रू तो उस एजेंट की पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस आपने करा रखा है तो उसका थोड़ा सा अलग होता है कि वो किस तरीके की है। अगर आपने करा रखा है वो फ्लोटर है, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी नेम, कितने अमाउंट का करा रखा है, उसकी डेट ऑफ रिन्यू क्या है, ये सारे डिटेल्स होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया और समझाने की कोशिश की कि अगर आप कोई कर्मचारी हैं, सरकारी या राज्य कर्मचारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आपको अपने पेपर्स को, इम्पोर्टेंट जो पेपर्स होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पेपर्स हैं, वो सारे के सारे एक जगह पर रख के किस तरीके से, अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके जो स्पाउस हैं या फिर आपका जो नॉमिनी है वो परेशान हुए बिना उनको एक्सेस कर सके, इसके लिए पूरी शीट आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको विल पक्का बनानी है। अगर विल आप बनाते हैं तो विल क्यों बनाई जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट हो सकता है कि विल क्यों बनाई जाती है। तो आपको बताता हूँ कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, आपको अपने जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से करना है, तो इसके लिए विल बनाई जाती है। फैमिली के प्रोटेक्शंस के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके परिवार जो है वो आपके बाद भी हंसता खेलता रहे। इसके बाद जो भी डिस्प्यूट्स है उनको अवॉइड करने के लिए विल बनाई जाती है, ताकि आपके परिवार में बीच में कोई वाद विवाद ना रहे। और टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें होता है, जो एनआरआईज हैं वो इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो ये था एक वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी नोट के साथ वीडियो करूँगा वाइंड अप।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।